नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें और दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें। जहां सबसे ज्यादा हलचल है वो जगह है होर्मुज, ईरान और मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्या खबरें आ रही हैं, सबसे पहले आपको झलक दिखाते हैं उन खबरों की, उसके बाद विस्तार से आपको बताएंगे वो खबर। आज बात करेंगे होर्मुज में ईरान अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के शमशान बनाने की तैयारी कर रहा है। पूरे होर्मुज को आग के हवाले करने की तैयारी में है ईरान। चौंकिए मत, होर्मुज वाटर बम बना रहा है और ट्रंप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सबको महायुद्ध की चेतावनी दे रहा है। एक ऐसे युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसे सोचा भी नहीं जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में अब बारूद से आगे निकलकर वाटर वॉर की तैयारी शुरू हो गई। ईरान ने वो दांव चल दिया है जिसे इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जा रहा है। ईरान का तेल भंडार फुल है, उसके पास बेइंतहा कच्चा तेल है और वो इन कच्चे तेल को समंदर में बहाने की शुरुआत कर चुका है। मकसद साफ है, होर्मुज के इलाके को आग के दरिया में बदल देना। वही आग का दरिया जिसे लेकर बहुत पुरानी लाइन है कि आग का दरिया है और तैर कर जाना है। अगर ईरान ने इस आग के दरिया में, तेल के दरिया में चिंगारी लगाई तो अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन से लेकर, ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर ड्रैगन से लेकर, फ्रांसीसी युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल से लेकर इस इलाके में जितनी भी जहाजें मौजूद हैं सब पल भर में स्वाहा हो जाएंगी। इस वाटर बम की प्लानिंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। लगभग 2000 जहाज खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। एक भी धमाका हुआ तो एक घातक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और उधर वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में आग लगी हुई है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। अधिकारियों से दो टूक कह दिया गया है कि आज ही हमला करो। पेंटागन डरा हुआ है क्योंकि होर्मुज की 34 किलोमीटर की तंग चौड़ाई में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो क्या ट्रंप ईरान को मिट्टी में मिला पाएंगे या अकेले ईरान पूरी दुनिया को होर्मुज की ताकत दिखाएगा, वो भी वाटर बम के जरिए? बताएंगे आपको ईरान के IRGC के इस खतरनाक और घातक प्लान के बारे में जिसे किसी ने अभी तक डिकोड नहीं किया है। एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी आपके लिए सिर्फ वर्ल्ड नाउ में, इंडिया डेली 24/7 पर। इसके बाद हम बात करेंगे होर्मुज की उस कहानी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दुनिया के उस ब्लैक होल के बारे में जिसे भूगोल की भाषा में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, लेकिन राजनीति की भाषा में यह सत्ताओं का कब्रिस्तान बन चुका है। मान्यता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज गायब होते हैं, लेकिन होर्मुज में बड़ी बड़ी ताकतों के राष्ट्राध्यक्ष गायब हो रहे हैं, उनका भविष्य गायब हो रहा है। इतिहास गवाह कि जिसने भी होर्मुज की नब्ज को जबरन दबाने की कोशिश की उसकी कुर्सी डोल गई और 2026 में यही होर्मुज की सबसे बड़ी ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बरसाए बम। उन्हें लगा कि वो होर्मुज पर बुरी नजर डाल सकते हैं। उनको लगा था वो होर्मुज को कंट्रोल करके पूरी दुनिया में खाड़ी का तेल सस्ते दाम में बेचेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस फैसले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ गई। मिड टर्म इलेक्शंस हार का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। नवंबर चुनाव उनके लिए काल बन चुका है। यही हाल इजराइल के नेतन्याहू का है, जिन्होंने इस जंग की पटकथा लिखी लेकिन खुद घरेलू भ्रष्टाचार और विरोध की दलदल में ऐसे फंसे हुए हैं कि अक्टूबर 2027 तक विदाई तय मानी जा रही है। ब्रिटेन के कीर स्टारमर हो, फ्रांस के मैक्रो हो, होर्मुज में युद्धपोत भेज तो रहे हैं, लेकिन इनके घर में भी बगावत शुरू हो गई है। 70 से ज्यादा सांसद स्टारमर का इस्तीफा मांग रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो अलोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मतलब बात साफ है, होर्मुज में घुसे तो कुर्सी गई। और जब जनता बोलती है, वोटर बोलता है, तो वो अपनी ही सरकार को जलाकर राख कर देता है। ईरान ने होर्मुज को अपना बिना परमाणु वाला हथियार बना लिया है। जो भी इसे तोड़ने पहुंचा है खुद टूटने की कगार पर है। बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में इस खूनी भंवर की सियासी चक्रव्यूह की पूरी कहानी। एक्सक्लूसिव स्टोरी दूसरी आपके लिए वर्ल्ड नाउ में।
फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे होर्मुज की नाकेबंदी, दुनिया में मंदी और तबाही की। आज हम उस कड़वी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे जिसे शायद ही किसी टेलीविजन नेटवर्क ने, टेलीविजन न्यूज चैनल ने आपको दिखाया हो, और जिस हालात को दुनिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। होर्मुज की खाड़ी पिछले 2.5 महीने से बंद है। इस लाइफलाइन को चोक कर दिया गया है और एक ऐसे व्यक्ति के फैसले की वजह से यह हुआ है जिसके फैसले में कोई नीति नहीं है, रणनीति नहीं है और ना ही दूरदर्शिता है। और उस व्यक्ति के फैसले की वजह से दुनिया के हालात यह है कि दुनिया इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती करार दिया है और इसके दहलीज पर पूरी दुनिया खड़ी है। पहले से ही कई देश आर्थिक वेंटिलेटर पर थे और वो तबाही के कगार पर आ चुके हैं। पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों में तो महज 4 से 5 दिन का ऑयल बचा है। पाकिस्तान में बिजली गुल है, कारखाने बंद है, विदेशी मुद्रा भंडार दम तोड़ चुकी है। फिलीपींस की अर्थव्यवस्था मलबे में तब्दील हो रही है। वहां ईंधन के बिना सब कुछ थम गया है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ने दुनिया को आखिरी चेतावनी दे दी है कि अब अगर होर्मुज नहीं खोला गया तो दुनिया की कई इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ग्लोबल मेल्टडाउन देखेंगे जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाएगी। कच्चा तेल $150 पर बैरल के पार जाने को बेताब है और दुनिया की 20% ऊर्जा सप्लाई ईरान के इशारे पर और अमेरिका की मनमानी पर रुकी हुई है। यह जंग नहीं है, यह दुनिया में लोगों के पेट पर लात है। क्या महाशक्तियां इस ऊर्जा तबाही को रोक पाएंगी या फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था होर्मुज अकेले निकल जाएगा? बताएंगे इसकी पूरी कहानी। कौन कौन से देश एनर्जी क्राइसिस के कगार पर हैं, कहां कितने दिन का ईंधन बचा हुआ है, हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ के स्टोरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ डिटेल से। आईआरजीसी ने वो साजिश रची है जिसकी कल्पना पूरी दुनिया ने नहीं की है, जिसके बारे में ना तो अमेरिका को अंदाजा है, ना ब्रिटेन को पता है, ना फ्रांस को पता है, और इससे पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ईरान बना रहा है वाटर बम। इस वाटर बम का इस्तेमाल कैसे करेगा ईरान, इसकी शुरुआत भी हो चुकी। जाहिर सी बात है ईरान का ऑयल रिजर्व फुल हो चुका है और ईरान का क्रूड ऑयल अब समंदर में उतारा जा रहा है। यानी ईरान अपने कच्चे तेल को होर्मुज में गिराना शुरू कर चुका है। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। कैसे होर्मुज में शमशान बनाने की तैयारी की जा रही है विदेशी युद्धपोतों की, यह भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत होर्मुज पहुंच रहे हैं। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद हैं और इन सब को जिंदा समंदर के बीचों बीच खाक करने की तैयारी कर रहा है ईरान। जरा डिटेल से खबर देखिएगा। पहले एक एआई वीडियो आपके सामने रखते हैं, अब इस एआई वीडियो के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप ये जो काला काला ऑयल देख रहे हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया, ये रियल विजुअल नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि जो काली काली तस्वीर आप देख रहे हैं पानी के ऊपर, वो ये है कि ये कच्चा तेल बह रहा है होर्मुज में। यानी कच्चे तेल से होर्मुज को भर दिया जा रहा है। ये कच्चा तेल पानी में तैरता हुआ जो है पर्शियन गल्फ तक भी जाएगा और गल्फ ऑफ ओमान तक भी जाएगा और साथ ही साथ होर्मुज में भी रहेगा। इसके बाद क्या कर सकता है ईरान? दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इसके बाद यह होगा ईरान समंदर में। ये 2 तस्वीर आप देखिए, ईरान के पास जो कच्चा तेल है वो समंदर में किस तरह से उतारा जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक इशारा दे रहा है। आईआरजीसी बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। क्या है ये प्लान? अगर पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ आ जाएगी तो क्या ईरान लड़ पाएगा? क्या आईआरजीसी मुकाबला कर पाएगी पूरी दुनिया का? जाहिर सी बात है ईरान मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने इसे कैसे चक्रव्यूह बनाने का फैसला किया है ये 2 तस्वीर आप देख सकते हैं। अब जब तेल है समंदर में, यानी पानी के ऊपर तेल है और उस तेल में अगर आग लगा दी जाए तो क्या हो सकता है? ये देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीर बन सकती है। अगर उस पानी को आग के हवाले कर दिया जाए तो पानी के ऊपर जो ऑयल बह रहा होगा उसमें आग लग जाएगी और होर्मुज में जितने जहाज हैं वो धू धू करके चलेंगे। इन जहाजों पर क्या लदा है? इन जहाजों पर केमिकल लदा है। इन जहाजों पर
कच्चा तेल लदा है, इन जहाजों पर गैस लदा है, और अगर ये जहाज आग की जद में आए तो सोचिए कितना बड़ा धमाका होगा और क्या स्थिति बन सकती है होर्मुज स्ट्रेट में। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर में आपको दिखाता हूं किस तरह से IRGC बहुत खतरनाक प्लानिंग पर काम कर रहा है। तो क्या यही वो सरप्राइज अटैक है ईरान का जिसकी तैयारी कर रहा है? इस तस्वीर को सोचकर भी, इसकी कल्पना भी परेशान कर सकती है। तो ईरान ने समंदर में आग लगाने की तैयारी कर ली है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा होर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान में जितने जहाज हैं सब जलेंगे, सब इसकी जद में आएंगे। किस तरह से समंदर में एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है ईरान, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर यहां पर ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया तो वो पूरे होर्मुज को आग के हवाले कर सकता है। ऊपर आग, बीच में पानी, नीचे सी माइंस, मतलब तबाही ही तबाही। और उसके बाद ऑयल मार्केट का क्या होगा इसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। ऑर्बिटल EOS की निगरानी रिपोर्ट की माने तो हर दिन लगभग 3000 बैरल से लेकर 30 लाख बैरल कच्चा तेल समंदर में उतार रहा है ईरान। समंदर में ईरान तेल उतार रहा है, उसके बारे में अब आपको जल्दी से बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान तेल भर रहा है, वो भी समंदर के बीचों बीच, और 3 से 3 लाख बैरल तक तेल हर रोज ईरान उतार रहा है। ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप से यह तेल होर्मुज में उतारा जा रहा है, और यहीं से 90% ऑयल निर्यात करता है ईरान। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल बाहर आ ईरान, ये ईरान का कहना है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमने तेल कुओं को बंद नहीं किया है, तो तेल लगातार पंप किए जा रहे हैं, उनको रखने की जगह नहीं, स्टोरेज फुल है, तो तकरीबन हर रोज वो 2800 करोड़ रुपए का तेल बाहर आ। लेकिन इसके पीछे IRGC का बहुत खतरनाक दिमाग चल रहा है। IRGC इस तेल को हथियार बनाने की प्लानिंग कर रहा है। बहुत पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिली। ईरान का तेल ईरान का हथियार बनेगा। ईरान तेल समंदर में गिराकर वाटर बम बनाने की प्लानिंग में है, और अगर इस वाटर बम में आग लगाई गई तो पानी में आग लगेगी, और पानी में आग लगी तो होर्मुज में मौजूद जो भी जहाज वहां हैं उन सब के ऊपर डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। समंदर में कच्चा तेल लगाकर आग लगाने की तकनीक रूप से संभव है, लेकिन इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं। कच्चा तेल पानी पर तेजी से फैलता है, लेकिन खुले समंदर में हवा और लहरें तेल को तुरंत बिखेर देती हैं। इसलिए अगर आग लगाई गई तो आग एक जगह नहीं रहेगी, ये तेजी से हवा और लहरों के साथ आसपास फैलने लगेगी। यहां बंदरगाहों के पास तंग होर्मुज में विनाशकारी हो सकती है। नुकसान ईरान को नहीं होगा ऐसा नहीं है, ईरान के आइलैंड्स को भी बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ईरान ये नुकसान झेलने के लिए तैयार है। ईरान का मानना है कि हम नहीं तो फिर कोई नहीं। होर्मुज जैसी तंग जगह पर सिर्फ 34 किलोमीटर की चौड़ाई है, और यह दांव बहुत खतरनाक है। ईरान ने जो धमकी दी है कि कोई भी जहाज बगैर अनुमति के नहीं गुजरेगा, अगर वो निकला तो आग के हवाले किया जाएगा। यह धमकी सुनने में भले ही चौंकाने वाली लगे, लेकिन बीमा कंपनियों, शिपिंग कंपनियों और सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया है। आपको याद होगा अमेरिका ने होर्मुज से जहाजों को निकलवाने के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की थी। इसके जरिए होर्मुज से जहाज निकलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान के डर से कोई भी जहाज होर्मुज से निकल नहीं पाया। यानी अब समझिए, अगर ईरान ने समंदर के तेल में आग लगा दी, जो तेल वो समंदर में लगातार छोड़ रहा है, तो क्या होगा? कौन कौन इसकी जद में आएंगे? वर्तमान में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स वहां पर हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है जिससे कि वो ईरान को चोक कर पाए, ईरानी तेल ना निकल पाए, और ईरान को झुकाने की कोशिश में लगा है अमेरिका कि ईरान घुटनों पर आ जाए। लेकिन खतरा अब अमेरिका के ऊपर ज्यादा है। अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ अमेरिकी युद्धपोत है, और उसी समंदर में जहां अमेरिका मौजूद है वहां तेल डाला जा रहा है। अमेरिका ने 20 से 29 युद्धपोत तैनात किए हैं। ईरान और होर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोत खड़े हैं। अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किए हैं। एब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात हैं।
युद्धपोत में विध्वंसक, फ्रिगेट और ट्रांसपोर्ट शिप भी शामिल हैं। यानी जंगी जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा यहां पर मौजूद है। और अगर इसमें आग लगा दी जाए तो क्या होगा? तस्वीर आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन कि किस तरह से स्थिति विध्वंसक हो सकती है। ईरान ने अगर समंदर में आग लगाई तो ये सभी 20 से 29 की संख्या में युद्धपोत हैं जो कुछ इस तरह से जलकर खाक हो सकते हैं। और अगर ये तस्वीर सामने आती है तो किसी भी शिप को यहां से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो अमेरिका का शिप हो, चाहे वो ब्रिटेन का शिप हो, फिर चाहे वो फ्रांस का ही शिप क्यों ना हो। सभी जहाज होर्मुज में ही दफन होंगे, यहीं स्वाहा कर दिए जाएंगे। यहां तक कि इनके क्रू मेंबर्स को भी यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। उधर ईरान होर्मुज के पास जहाजों की सुरक्षा को लेकर फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल को भेजने की बात पर ऐतराज जता रहा है। दूसरी ओर ब्रिटेन ड्रैगन युद्धपोत भेज रहा है, उसको भी पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर आप होर्मुज आए तो फिर आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। और तीसरी तरफ ईरान यह भी देख रहा है कि अगर दुनिया के सारे देश एकजुट हो जाएं, खास करके पश्चिमी देश जिसमें यूरोप और अमेरिका है, तो फिर ईरान की तैयारी क्या होगी, ईरान का प्लान बी क्या होगा। ईरान ने समंदर में आग लगाई तो कई देशों के जहाज जलेंगे। साफ है ईरान अमेरिका समेत कई देशों को खाक में मिलाने का प्लान बना रहा है। यानी बिना जंग लड़े वो दुश्मन को हरा सकता है, स्वाहा कर सकता है। ईरान अगर समुद्र में तेल बहाने से विश्व को गंभीर आर्थिक और पर्यावरण के खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। खबरों की माने तो ईरान तेल को समंदर में तो डाल रहा है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उसका बड़ा असर होगा। तेल बहने से इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। ईरान अगर तेल बहाता है तो ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आ जाएगी। पूरा जीसीसी जो है उस वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो खत्म हो जाएगा। विश्व भर की तेल कीमतों में आग लग सकती है। ऑयल डिसरप्शन हो सकता है, एनर्जी डिसरप्शन हो सकता है। 20% ऑयल यहीं से निकलता है, ये बात हमने आपको लगातार बताई है। ईरान ने तेल में आग लगाई तो यह रास्ता बहुत लंबे समय तक के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर होगा। इसके अलावा पर्यावरण पर भी बहुत नुकसान होगा। ईरान के खार्क द्वीप के पास तेल बहने से समुद्री जीवों के मरने का खतरा बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा पर्यावरण संकट भी इसे बताया है। यह रिसाव कतर और यूएई की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि अगर इसे सिर्फ एक चिंगारी मार दी गई तो आप समझिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसके बाद विश्व के कई देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे। ईरान की घेरेबंदी हटाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। ईरानी तेल से सैंक्शन भी हटाया जा सकता है अगर कुछ ऐसा होता है तो। अमेरिकी घेरेबंदी और ईरानी नाकेबंदी के कारण इस समय खाड़ी में तकरीबन 2000 जहाज फंसे हुए हैं। ये इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी खतरे की बात है। खतरे की बात क्या है? इन जहाजों में तेल टैंकर्स हैं, एलएनजी कैरियर्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और इनमें से किसी पर हमला हुआ या ये अगर समंदर में लगी आग की चपेट में आए तो नुकसान सिर्फ एक जहाज का नहीं होगा, चेन रिएक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। सभी जहाज इस आग की जद में आ सकते हैं। एलएनजी शिप्स पर धमाके हो सकते हैं और इन शिप्स पर कोई किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो या 100,000 किलो गैस नहीं होते हैं। ये लाखों करोड़ों किलो की संख्या में होते हैं। यानी आग की एक चिंगारी पूरे होर्मुज को स्वाहा कर सकती है, पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकती है। एक बड़े एलएनजी टैंकर में आग का मतलब, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, या 1500 से ज्यादा है, उसमें कई एलएनजी टैंकर्स हैं। अगर एक एलएनजी टैंकर में भी आग लगी तो विस्फोट का दायरा कई किलोमीटर होगा। बंदरगाहों पर खड़े जहाज, पास के शहर, यहां मौजूद आइलैंड्स सब खतरे में होंगे। हमने आईआरजीसी की इस खुफिया प्लानिंग पर, सो कॉल्ड खुफिया प्लानिंग जो सामने आई है, उस पर डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की। उनका क्या कहना है सुनते हैं। ईरान
शायद जानबूझ के बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को फारस की खाड़ी की सतह पर रिलीज कर रहा है। इसका एग्जैक्ट मिलिट्री औचित्य तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब शत्रु हमला करता है तो समुद्र के ऊपर तेल डाल दिया जाता था और उसको आग लगा दिया जाता था। क्योंकि पुराने ज़माने में दुश्मन के जो शिप्स होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। उसमें जो बड़ी-बड़ी पाल होते हैं वो कपड़े के बने होते थे। लेकिन फ़िलहाल आज के ज़माने में समुद्र के ऊपर कच्चा तेल छोड़ने से कोई मिलिट्रीली कोई एडवांटेज ख़ास नहीं मिलता है। हाँ, खड़ग आइलैंड के आसपास के जो छोटे-छोटे कोरल रीफ हैं, उनमें बहुत डैमेज हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो समुद्र के अंदर जीव-जंतु हैं, प्राणी हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि एक बार अगर समुद्र की ऊपरी सतह पर तेल की एक पतली लेयर बन जाती है, तो वायुमंडल से वातावरण का जो ऑक्सीजन है, वो समुद्र के पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। एक और नुकसान कच्चा तेल समुद्र के ऊपर छोड़ने पर यह है कि ये सारा कच्चा तेल कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद एमलगेटेड होकर रबर के बुलबुले जैसे बनकर समुद्री तट पर वापस आ जाता है। तो समुद्र के तट पर मीलों तक जो रेत है, जो कोस्टल एरिया है, वो काला पड़ जाता है। तो क्या ईरान जानबूझकर समंदर में तेल गिरा रहा है? क्या वो ओल्ड वॉर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है जो आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती? कहते हैं होर्मुज में समुद्री धाराएं बहुत धीमी हैं। 1991 में खाड़ी युद्ध में सद्दाम हुसैन ने कुवैत के तेल कुओं में आग लगा दी और फिर बाकी बचे तेल को समंदर में गिरा दिया। इससे आसपास के इलाकों में काफी विध्वंस हुआ और इसका असर काफी सालों तक रहा। होर्मुज में अगर ऐसा हुआ तो अव्वल सारे जहाज खतरे में होंगे। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो जहाज हैं ये लोहे के स्टील के बने होते हैं, लेकिन अगर आग लगी तो क्या इन जहाज में धमाका नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसके साथ साथ एनवायरमेंट के चैलेंजेस अलग हैं। समुद्री जीवों के मर जाने की भी आशंका है। यूरोप और एशिया पहले से चिल्ला रहे हैं। आईईए के प्रमुख ने संकट को इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती करार दे दिया है। पर्यावरण तबाही इस दबाव को और बढ़ाएगी। अमेरिका को दोहरे मोर्चे पर जवाब देना हो सकता है, युद्ध पर भी, समंदर के तेल पर भी और एनवायरमेंट पर भी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीजफायर आईसीयू में। तो क्या ट्रंप हमला करेंगे? और अगर ट्रंप ने हमला किया और ईरान ने इस इलाके को आग के हवाले कर दिया, फिर क्या होगा? पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को सुनते हैं। After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. ईरान की तरफ से हाल ही में भेजे गए प्रस्ताव को ट्रंप ने पूरी तरीके से नकार दिया है और इसे बेवकूफी भरा प्रस्ताव बता रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों के बीच सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान वास्तव में गंभीर बातचीत करना चाहता है या फिर वो होर्मुज में पूरी के पूरे तौर पर तबाही चाहता है। रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन से जुड़े लोग ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अधिक आक्रामक कदम उठाने के पक्ष में हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं, यानी कि भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है अमेरिका सैन्य हमले करे, वो भी सीमित तरीके से, लेकिन तेहरान बातचीत की मेज पर आने को तैयार नहीं है। तेहरान का साफ तौर पर कहना है कि हम जंग पर बातचीत करेंगे, मैदान जंग में हम बातचीत करेंगे। ये अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना बेवकूफी है। वहीं ट्रंप प्रशासन का दूसरा गुट अब भी कूटनीतिक समाधान को मौका देने की बात कर रहा है। उनका मानना है कि बातचीत पूरी तरीके से खत्म होने से पहले सभी शांतिपूर्ण विकल्पों को आजमाया जाना चाहिए। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बना युद्ध विराम बहुत कमजोर स्थिति में है। उन्होंने संकेत दिया है कि हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं। कहते हैं ट्रंप ने सिचुएशन रूम की जब मीटिंग में शामिल हुए तो बहुत आग बबूला थे। उन्होंने ये तक कहा कि आज ही हमला करो, लेकिन पेंटागन के अधिकारियों ने समझाया कि बिना सोचे समझे हमला करना ठीक नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम बहुत गंभीर और घातक हो सकते हैं। ईरान के द्वारा डील ठुकराए जाने के बाद अमेरिकी नेवी की परमाणु हथियारों से लैस एक पनडुब्बी जिब्राल्टर में डॉक हुई है और इसकी पुष्टि पेंटागन ने भी की है। यानी ईरान पर खतरा तो है, लेकिन ईरान उससे भी बड़ी तैयारी कर रहा है।
कि अगर ईरान पर कोई भी अटैक हुआ या ईरान पर परमाणु अटैक हुआ तो ईरान वो चाल चलेगा जिससे दुनिया के कोई भी जहाज को यहां बचाया नहीं जा सकेगा। अगर ईरान समंदर में तेल गिराकर आग लगाता है तो वो ये आखिरी और सबसे विनाशकारी दांव खेलेगा। इससे ईरान को भी नुकसान होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ होर्मुज में एकजुट होती है, जैसे अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन भी आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि IRGC इस हथियार को आजमाने से पीछे नहीं हटेगा। बेशक ईरान खुद भी चलेगा, यही होर्मुज का असली जाल है जो इसे बंद करता है तो वो खुद भी लॉक होता है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका इस तैयारी को रोक पाता है या ईरान इस खतरनाक प्लान को अंजाम दे जाता है। नजर आएगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, होर्मुज की कहानी दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है और जो ताकतवर नेता होर्मुज आ रहा है उसकी सत्ता बिगड़ती दिख रही है। कहानी है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कि कोई भी जहाज अगर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गया तो उसका गायब होना तय माना जाता है। यही हाल होर्मुज का है। जो भी नेता ईरान के खिलाफ या जो भी सुपर पावर मुल्क और वहां का प्रेसिडेंट ईरान के खिलाफ होर्मुज में आ रहा है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी डोल रही है, उनकी सत्ता खतरे में है। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आपको विश्वास ना हो लेकिन हकीकत यही है। होर्मुज ईरान का है, लेकिन ईरान ने होर्मुज बंद करके बड़े बड़े देशों के सुपर पावर लीडर्स की सत्ता को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ने एंट्री ली, ट्रंप की सत्ता खतरे में। इजराइल ने होर्मुज में एंट्री ली, नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में। ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा, कीर स्टारमर की कुर्सी पर आंच आ चुकी है। फ्रांस ने युद्धपोत भेजा, इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और मैक्रो की कुर्सी भी खतरे में है। अगर एक लाइन में कहें, जो भी होर्मुज में आता है वो सत्ता से जाता है। खबर डिटेल से मैं आपको बताता हूं, चलिए। अमेरिका सबसे पावरफुल मुल्क और सबसे पावरफुल व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन होर्मुज के भंवर में ऐसे फंसे कि खुद की सत्ता डोल रही है, जैसे कभी इंद्र का सिंहासन डोला करता था। 28 फरवरी 2026 को ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमले किए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई। यह हमला ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता के दौरान हुआ, यानी बातचीत चल रही थी और ट्रंप ने बम गिरा दिया। ट्रंप को लगा कि ईरान कमजोर हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, ईरानी तेल कंट्रोल कर लेंगे, दुनिया में वाहवाही होगी और सत्ता हासिल करके सस्ता तेल बेच के खूब माल कमाएंगे। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $3 से कम थी। युद्ध के बाद 5 मई तक लगभग $4.5 पर गैलन हो गई है। एक सर्वे में यह भी पता चला कि 81% अमेरिकियों ने कहा है कि ईंधन की कीमतें उनके घर के बजट को बिगाड़ रही हैं। इनमें 79% रिपब्लिकन थे जो डोनाल्ड ट्रंप के अंधे सपोर्टर हैं, यानी ट्रंप के वोटर ही उनसे छिटक गए। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के पोल में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में चली गई। ईरान युद्ध को सिर्फ 33% लोग सही मानते हैं, जबकि पूछा गया कि युद्ध में अमेरिका का फायदा हुआ या नुकसान, 61% लोगों ने कहा नुकसान हुआ। इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद से हटाओ। और इनमें से हर 4 में से एक रिपब्लिकन था। इराक युद्ध की शुरुआत में 70% लोग अमेरिका के समर्थन में थे। ट्रंप का ईरान युद्ध से शुरू से ही अलोकप्रिय होना जारी रहा है और हर हफ्ते इनकी अलोकप्रियता बढ़ती रही है। अब क्या है, अब नवंबर में मिड टर्म चुनाव है। पोल डेमोक्रेट प्रत्याशियों को 52% बनाम रिपब्लिकन को 42% चाहिए। यह अंतर एक वेव इलेक्शन की ओर इशारा करता है जो रिपब्लिकन के हाथ से कांग्रेस छीन सकता है। इसके बाद ट्रंप का क्या होगा ये तो अमेरिकी ही जानते हैं, लेकिन ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है। कैसे, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। तो ईरान पर हमले के बाद खतरे में है डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी। मिड टर्म चुनाव में हार की कगार पर है डोनाल्ड ट्रंप की हार तय मानी जा रही है। इसके साथ साथ अगर ट्रंप हारते हैं तो सरकार सिर्फ नाम की रह जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। एक सर्वे में डेमोक्रेट्स को 52% समर्थन मिला है। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। ट्रंप की रेटिंग भी माइनस में है। अमेरिका में महंगाई उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी ट्रंप होर्मुज में आए तो सही, लेकिन अपनी कुर्सी की बलि देने को वो तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी पब्लिक के अलावा दुनिया के कई देश ट्रंप से नाराज हैं। अमेरिका में भी लोग नाराज हैं।
ट्रंप भी अमेरिका और ट्रंप से मुक्ति चाहता है, यानी कि नेटो। यानी कुल मिलाकर कहिए तो होर्मुज में ट्रंप और कुर्सी पर खतरा बहुत बढ़ गया, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज में आए हैं। अब आइए एक और मुल्क, इजराइल, जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। वहां के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू होर्मुज संकट के सबसे बड़े वास्तुकार हैं, शिल्पकार भी आप इन्हें कह सकते हैं। इन्होंने ही ईरान पर हमले की पटकथा लिखी, ट्रंप को इसमें शामिल किया। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। नेतन्याहू ने खुद माना कि उन्हें इजरायली योजनाकारों को होर्मुज बंद होने के जोखिम का पूरा अंदाजा बाद में जाकर हुआ। ईरान के उप संसद अध्यक्ष ने खुलकर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट हमारा परमाणु हथियार है। यह वो हथियार था जिसकी कल्पना, जिसको एंटिसिपेट ना तो नेतन्याहू कर पाए और ना ही ट्रंप कर पाए। और आज आंसू बहा रहे हैं कि भाई ट्रंप ये कह रहे हैं कि होर्मुज नहीं खुल पा रहा है। अब नेतन्याहू के जिद युद्ध खत्म होने से रोक रही है। ईरान चाहता है अगर समझौता हो तो गारंटी दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू गारंटी देने को तैयार नहीं है, जो किसी भी शांति समझौते को बेहद मुश्किल बना देता है। कतर ने साफ कहा है कि नेतन्याहू इस युद्ध का इस्तेमाल ग्रेटर इजराइल के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पड़ोसी अरब देशों में इजराइल की सीमाएं बढ़ाने की ये खतरनाक प्लानिंग है। घर में नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। युद्ध लंबा खिंच रहा है, बंधक अभी वापस नहीं आए, अर्थव्यवस्था पर प्रेशर बढ़ रहा है। होर्मुज ने नेतन्याहू को जीत का भ्रम दिया, लेकिन असल में एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जहां सिर्फ नेतन्याहू नहीं फंसे हैं, उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी भी फंस चुकी है। कैसे उनकी कुर्सी खतरे में है? हमने आपको ट्रंप के बारे में बताया, अब जल्दी से चलिए आप नेतन्याहू के बारे में भी जान लीजिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। गाजा युद्ध में असफलता के कारण विरोध बढ़ रहा है। ईरान में भी असफल माने जा रहे हैं नेतन्याहू, इसलिए घरेलू मोर्चे पर घिर गए हैं। विपक्षी नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए। 50% इजरायली लोग नेतन्याहू की सरकार नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार और युद्ध अपराध के आरोप भी हैं। उन पर भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं। इजरायली लोग सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं इनको सत्ता से हटाया जाए। नेतन्याहू सरकार ने लोगों के एकत्रित होने पर बैन लगा दिया है। तो इजराइल में ईरान, लेबनान, गाजा के साथ चल रहे लंबे समय से तनाव के बीच नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है। खास करके तेल अवीव में हजारों लोग सड़क पर उतरकर सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने एकजुट होकर टुगेदर पार्टी का ऐलान कर दिया है। इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले 2027 के चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से बाहर किया जाए, इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल के कारण नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू अगली बार चुनाव में सत्ता से दूर हो सकते हैं। हालांकि रक्षा जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू फिर से इजराइल को जंग में झोंक सकते हैं, जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। लेकिन विपक्ष इस बार पूरी ताकत लगा रहा है कि इस भाई साहब को यहां से पदस्थापित किया जाए, पद विस्थापित किया जाए। अब चलिए तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तीसरे अध्याय में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की बात करेंगे, जो हाल ही में होर्मुज में जहाज भेज चुके हैं। शुरुआत में स्टारमर ने ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें ईरान पर हमले के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मांग की गई थी। फिर दबाव में 1 मई को रक्षात्मक हमलों के लिए वो मान गए। नतीजा यह है कि दोनों तरफ से आग है। कीर स्टारमर करें तो क्या करें? ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा समय लगाया, हम कीर स्टारमर से बहुत निराश हैं। कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके ने स्टारमर को कायर और अमेरिका का साथी न देने वाला कहा। लिबरल डेमोक्रेट्स ने और गहरी भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी। ग्रीन पार्टी ने इजराइल का साथ छोड़ने की मांग की। यानी पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर स्टारमर के खिलाफ हो गया। अलग अलग दिशाओं से हमले हो रहे हैं। 47% ब्रिटिश मतदाताओं का मानना है कि स्टारमर ने इस युद्ध को बुरी तरह से संभाला। 59% ब्रिटिश नागरिक इस संघर्ष के विरोध में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा है। लोकल चुनाव के बाद जिसका डर था उसकी आहट सुनाई दे रही है। अब तो खुलेआम स्टारमर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल 70 से ज्यादा लेबर सांसदों और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। यह मांग तब उठी है जब सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण ही स्टारमर सरकार के भीतर नेतृत्व संकट गहरा गया है और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में आ गई है। दबाव और तब बढ़ गया जब 4 मंत्री पद के सहायकों ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर सवाल उठाया कि क्या स्टारमर
2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक लेबर पार्टी का नेतृत्व कर पाएंगे या उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में कैसे, ये भी जान लेते हैं। तो कीर स्टारमर जो कि ब्रिटिश के पीएम हैं, 70 से अधिक सांसद कह रहे हैं कि भाई साहब इस्तीफा दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच। स्थानीय चुनाव में हार के बाद स्टारमर पर प्रेशर बढ़ा हुआ है। दबाव के बावजूद कीर स्टारमर पद छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए 81 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा है। स्टारमर के 4 सहयोगियों ने अपने पद से पहले इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष कह रहा है कि स्टारमर ने जनता का भरोसा खो दिया है। ईरान मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति से अमेरिका भी नाराज है, ब्रिटिश नागरिक भी नाराज हैं और होर्मुज में युद्धपोत भेजने के फैसले से वहां के नागरिक भी नाराज हैं। यानी इन भाई साहब की कुर्सी भी खतरे में है। दरअसल कीर स्टारमर जुलाई 2024 में भारी जीत के बाद सत्ता में आए। उनकी वापसी से ब्रिटेन में 14 साल की कंजर्वेटिव सरकार का अंत हुआ, मगर तब से अब तक उन्हें आर्थिक सुस्ती, बढ़ती महंगाई और ईरान के विवाद को लेकर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। बहरहाल कीर स्टारमर पर बढ़ते दबाव के बीच संभावित उत्तराधिकारियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसमें वेस्ट स्ट्रीटिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और ईरान जंग को लेकर अभी और ज्यादा किरकिरी होनी बाकी है। अब आइए एक और लीडर के बारे में आपको बताता हूं जो अभी अभी होर्मुज पहुंच रहे हैं, मैक्रों के बारे में। फ्रांस की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि मैक्रों ने सबसे चालाक दांव खेलने की कोशिश की और फिर फंसे भी। फ्रांस और ब्रिटेन ने होर्मुज में नौसैनिक उपस्थिति पर चर्चा शुरू की। शुरुआत में तो फ्रांस ने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिका से तनातनी भी दिखाई। लेकिन बाद में सबको समझ आ गया कि इमैनुअल मैक्रों अमेरिका के साथ मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं और होर्मुज खुलवाने के लिए परमाणु युद्धपोत चार्ल्स डी गॉल को भेज दिया। ईरान ने चेतावनी दी कि फ्रांसीसी युद्धपोतों की तैनाती पर निर्णायक और तत्काल जवाबी हमले किए जाएंगे। तो मैक्रो पीछे हटे। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने कभी ईरान के साथ समन्वय किए बिना होर्मुज में तैनाती पर विचार नहीं किया। ट्रंप चाहते थे कि यूरोपीय देश होर्मुज पहुंचे, अमेरिका के साथ खड़े हों और होर्मुज को खुलवाएं, ईरान पर हमले करें। मैक्रो विरोध करते रहे और यह विरोध सार्वजनिक तौर पर भी की। मैक्रो ने कहा कि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा उलझन है, दुनिया को स्थिरता चाहिए। घर में हालात पहले ही खस्ता थी। फ्रांस में पहले से ही ब्लॉक एवरीथिंग के नारे के साथ जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। मैक्रो घिरे हुए हैं बढ़ते कर्ज, महंगाई, सरकारी बजट कटौती के खिलाफ और होर्मुज बंद होने के कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे न सिर्फ तेल के दाम बढ़े हैं फ्रांस में, बल्कि वहां पर जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो भी महंगी हो गई। मैक्रो इसको संभाल नहीं पाए और मैक्रो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली कहानी में फंस गए। अभी तक मना करते रहे, उसके बाद सीधे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को होर्मुज में भेजने का फैसला कर लिया। अब यही बात वहां के लोगों को नागवार गुजरी। मैक्रो और जर्मन चांसलर मर्ज दोनों होर्मुज का कोई भी हल निकालने में संघर्ष कर रहे हैं। ना तो वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ खुद को दिखा सकते हैं, ना इंडिविजुअली वहां सेना भेज सकते हैं। भेजा भी है तो युद्धपोत भेजा है, वो भी कैरियर, न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट। अब इसकी वजह से मैक्रो दोराहे पर हैं, इसलिए उनकी कुर्सी भी खतरे में है। अब ये करें तो करे क्या? ना भेजे तो अमेरिका से नाराजगी, भेजे तो वहां के लोगों से नाराजगी, यानी इनकी कुर्सी भी खतरे में। मध्यावधि चुनाव के बाद इनकी स्थिति कमजोर हो गई। 2024 में समय से पहले चुनाव कराने इनको उल्टा पड़ा। पहले ही राजनीतिक अस्थिरता के संकट से जूझ रहे थे। आज की तारीख में किसी भी गुट के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। सरकार चलाना, कानून पारित करना भी मुश्किल है। फ्रांस में अब राइट विंगर्स पावर का उदय हो रहा है। अलोकप्रिय सुधार के कारण भी मैक्रो घेरे में है और ईरान में युद्धपोत भेजने के बाद मैक्रो पर इस्तीफा देने और चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। होर्मुज में युद्धपोत भेजने से फ्रांस में नाराजगी है। अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते भी अभी ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि जो होर्मुज में रिजीम चेंज करवाना चाहते थे, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे, अब उन देशों में रिजीम चेंज के पूरे पूरे आसार हैं। चारों की कहानी मैंने आपको बता दी। यानी ईरान में रिजीम चेंज तो नहीं हो पाया, लेकिन जो ईरान पहुंचे उनके देश में रिजीम चेंज का खतरा जरूर मंडरा रहा है। इसके पीछे एक ठोस तर्क यह भी है,
पहला कि तेल के घर में घुसना, होर्मुज बंद है, तेल महंगा है। तेल महंगा है तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा। सब महंगा तो महंगाई घर घर पहुंच गई। घर घर पहुंची तो वोटर्स नाराज हो गए। दूसरा यह कि युद्ध का कोई आसान अंत नजर नहीं आ रहा है। दुनिया की ताकतें मिलकर भी अमेरिका को नहीं रोक पा रही हैं, ईरान को समझा नहीं पा रही हैं। और ईरान अपनी ताकत के बलबूते होर्मुज को बंद किए बैठा है। ईरान के पास सबसे बड़े सौदेबाजी का पत्ता है होर्मुज, और ईरान के पास सो कॉल्ड एनरिच्ड यूरेनियम भी मौजूद है। और यहां तक कि ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो होर्मुज को ही अपना परमाणु हथियार मानता है। तो क्या इन देशों में जो सत्ता परिवर्तन है उससे होर्मुज में चीजें बदलेंगी? क्या ईरान पर हमला करना इन देशों के लिए शापित है, या इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए? जो भी नेता इस मामले को हल्के में लेता है वो अपनी सियासी करियर के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसता है। ट्रंप को पेट्रोल की कीमतों का जवाब देना है, स्टर्मर को ऊर्जा बिलों का, मैक्रों को महंगाई का, नेतन्याहू को युद्ध खत्म ना होने की वजह बतानी है। और इन सब के बीच इन तमाम नेताओं के राजनीतिक करियर पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान में जो रिजीम चेंज कराने निकले थे, अब उनकी खुद की रिजीम खतरे में है। इस पर हमारी नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की अगली खबर, होर्मुज बंद होने के बाद से दुनिया ऐसी संकट में फंसी कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। होर्मुज बंद हुआ, उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है। आईईए ने इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती की घोषणा कर दी है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर होर्मुज का मामला इसी तरह से जिंदा रहा तो दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगी जहां पर भारी ऊर्जा तबाही देखने को मिलेगी। और आज की तारीख में कई ऐसे देश हैं जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की चपेट में आ चुके हैं, जिनके पास 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का फ्यूल बचा है। उसके बाद क्या? अराजकता, एनार्की, सिविल वॉर। चलिए आपको बताते हैं किस देश के पास कितने दिनों का तेल स्टॉक शेष है। आइए देखते हैं। फिलीपींस का नाम सामने आ रहा है। 9 दिन का तेल बचा हुआ है फिलीपींस। इसके बाद क्या करेगा किसी को नहीं पता। अगर 9 दिन में नहीं खुलता है होर्मुज तो फिलीपींस की तबाही तय है। पाकिस्तान 7 दिन का रिजर्व बचा है। कुछ सोर्सेज तो यह भी बता रहे हैं कि 5 दिन का ही तेल बचा पाकिस्तान के पास। और कुछ खबरें तो यह भी आ रही है, कुछ विजुअल्स मैंने यह भी देखी है कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से मोटरसाइकिल पर तेल ढो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं, शहबाज शरीफ जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी, मोटरसाइकिल पर तेल ढोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे भी ये जहाज चला नहीं सकते, रेल नेटवर्क इनके पास है नहीं, बड़े कंटेनर्स भेज नहीं सकते, बलूची मार गिराएंगे। तो पाकिस्तान के पास कितने दिन का तेल बचा है? 7 दिन का तेल रिजर्व बचा है। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं 5 दिन का ही बचा है। वो दुनिया को झूठ बोल रहा है, कह रहा है 7 दिन का बचा है। लाओस के पास 8 से 10 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। लाओस जो 8 से 10 दिन के बाद ब्लैकआउट की चपेट में जा सकता है, एनर्जी क्राइसिस में जा सकता है। और उसके बाद क्या? सिविल वॉर। म्यांमार चलिए आप, म्यांमार में कितने दिन का तेल शेष बचा है? 10 से 12 दिन में म्यांमार का तेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे म्यांमार के लोग? नेपाल आइए, नेपाल के पास 12 से 15 दिन का तेल बचा हुआ है। बांग्लादेश आइए, बांग्लादेश जो अमेरिका के इशारे पर चलकर अपनी पूरी फजीयत करवाई दुनिया भर में, लेकिन तेल स्टोर नहीं कर पाए। 18 से 20 दिन का ऑयल रिजर्व है। 18 से 20 दिन में अगर होर्मुज का सॉल्यूशन नहीं निकला तो बांग्लादेश तेल के लिए घुटनों पर होगा। सारी हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट में। ताइवान के पास 30 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। उसके बाद ताइवान के टैंक खाली हो जाएंगे और 30 दिन यूं उंगलियों पर बीतते हैं। सिंगापुर के पास 20 से 25 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। दक्षिण कोरिया के पास
ज्यादा है, 208 दिन का तेल रिजर्व लेकर बैठे हुए हैं। जापान के पास लगभग 254 दिन का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। धीरे धीरे इन देशों के तेल खत्म हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व सीमित हैं और असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये देश बर्बादी की कगार पर है। और किस तरह की बर्बादी? क्यूबा जैसी बर्बादी। अमेरिका ने क्यूबा को घेर रखा है। अमेरिका चाहता है क्यूबा सरेंडर कर दे। क्यूबा के पास अभी तेल नहीं है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस में क्यूबा को थोड़ी हेल्प रशिया ने की है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा गंभीर तेल का सामना कर रहा है। और क्यूबा में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, क्यूबा में जो बिजली बनाई जाती है वो तेल से ही बनाई जाती है। और क्यूबा का ऑयल रिजर्व 0 हो चुका है। उसके पास तेल का स्टॉक खत्म है, जिसके बाद बिजली नहीं है और जो बचा खुचा ईंधन है उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस ने हालात को देखते हुए कुछ हेल्प करने की शुरू की, कुछ तेल की आपूर्ति शुरू की, लेकिन इससे पूरे देश का काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला क्यूबा का मुख्य तेल आपूर्ति करता हुआ करता था। और वेनेजुएला पर जब से अमेरिका का कंट्रोल है तब से क्यूबा को तेल नहीं मिल पा रहा। बची खुची कसर होर्मुज स्ट्रेट ने निकाल दी। होर्मुज स्ट्रेट से भी क्यूबा काफी हद तक अपनी तेल जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन अमेरिका ने वहां भी नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। तो अब क्यूबा के पास ऑयल नहीं, लेकिन रूस ने हाल ही में लगभग 7 लाख बैरल का एक तेल टैंकर क्यूबा भेजा, जिससे वहां पर कुछ हफ्तों के लिए राहत मिली है। लेकिन ये राहत फौरी है। इतने राहत देने के बावजूद बिजली कटौती 18 से 20 घंटे पहुंच गई है। कई जो सर्विसेज हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रेन ट्रांसपोर्ट है, बाकी सेवाएं हैं, वो सब महंगी होती जा रही हैं। क्यूबा अपना तेल पैदा करता है, लेकिन बहुत भारी और कम गुणवत्ता वाला ऑयल है, जिसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को तेल भेजने वाले देशों पर सख्त सैंक्शन लगाने की धमकी दी है, जिससे जो आपूर्ति चेन है वो भी बाधित हुई है। अगर किसी देश के पास तेल खत्म हो जाए तो क्या हो सकता है, यह भी आप जान लीजिए। कैसे बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। तेल खत्म मतलब ट्रांसपोर्टेशन ठप। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। बस, ट्रक, टैक्सी, फ्लाइट सब ठप होने लगेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठप, सप्लाई चेन ठप, लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे, काम पर नहीं जा पाएंगे, जरूरी सामानों की ढुलाई नहीं हो पाएगी, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, यानी कि पूरा सिस्टम ब्रेकआउट। ट्रांसपोर्टेशन पर इंपैक्ट आएगा तो ट्रक नहीं चलेंगे, ट्रक नहीं चलेंगे तो राशन दुकानों तक नहीं पहुंच पाएगा, सब्जी, दूध, दवाइयों की कमी शुरू हो जाएगी, इनका सप्लाई चेन ब्रेक होगा और कुछ ही दिनों में पैनिक बाइंग का असर दिखेगा और उसके बाद सिविल वॉर की तैयारी वो देश कर लेंगे। बिजली और गैस पर इंपैक्ट होगा। कई देशों में बिजली भी तेल और गैस से ही बनाई जाती है, तो बिजली बंद, फैक्ट्री बंद, अस्पताल बंद, इंटरनेट बंद, सब खत्म। तेल के महंगा होने का मतलब ही है हर चीज महंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, खाना हो, गैस हो, बिजली हो। यानी एक आम आदमी की कमर टूट जाएगी, एक गरीब मुल्क खत्म होने की कगार पर आ जाएगा, फैक्ट्रियां रुकेंगी, प्रोडक्शन घटेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा, कंपनियां कर्मचारियों को निकालेंगी, जीडीपी गिरने लगेगी, देश मंदी के दौर में चला जाएगा। इससे अनार्किज्म बढ़ सकता है, देश के अंदर सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है। और जिन देशों के नाम अभी हमने आपको बताए उनके पास बहुत कम दिनों का ऑयल रिजर्व है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो फिर इनके पास अगला विकल्प क्या है? इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, होर्मुज को खोला जाए और दुनिया में मानवता को सेव किया जाए। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।